आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिनहास में खुश आमदेद। आज का हमारा मौजू है घर की बुनियाद कैसे तैयार की जाए और इसमें कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचा जाए और कौन कौन सी एहतियातें हैं जिनका हर सूरत ख्याल रखा जाए ताकि एक परफेक्ट, मजबूत और उम्दा किस्म की बुनियाद आपके एक मकान की तैयार हो। क्योंकि बुनियाद का तल्लुक़ आपके पूरे मकान से है। बुनियाद का सिर्फ़ मजबूत होना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि उसका दुरुस्त होना भी इंतहाई ज़रूरी है। मकान की बुनियाद का मजबूत होना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि दुरुस्त बुनियाद से क्या मुराद है। इसके लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। और एक दरख्वास्त आपसे यह भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं घर की बुनियाद की। सबसे पहली बात यह है कि आपने जब भी घर शुरू करना है तो आपको इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप मकान की जो बुनियाद है उसके मुतालिक बताएंगे कि आपने किन किन बातों का अपने घर की बुनियाद में ख्याल रखना है ताकि एक आपकी जो मजबूत बुनियाद है उसके साथ साथ परफेक्ट यानी गलतियों से पाक बुनियाद आपकी तैयार हो। जब भी आपने मकान शुरू करना है तो यकीनन हर बंदा पहले नक्शा बनवाता है, लेकिन नक्शा बनवाने से भी पहले अगर आप अपने जो प्लाट है उसकी मट्टी की मजबूती को चेक कर लें तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आमतौर से लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और डायरेक्ट जो है वो मकान की बुनियाद खुदाना शुरू करवा देते हैं। अगर आप सॉइल टेस्ट करवा लेंगे तो उससे आपको लेबॉर्ट्री में से रिपोर्ट आ जाएगी कि आपकी जो मिट्टी है वो कितनी मजबूत है और इसकी जो बुनियाद है आपने कितनी खुदाई करवानी है। मसलन 2 फुट काफ़ी है या 2.5 या 3 या 4 फुट। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो प्लाट आपने लिया है वो फिलिंग वाला होता है और उसमें मिट्टी की भराई हुई होती है, जिसकी वजह से जब आप मकान की खुदाई शुरू करवाते हैं तो आपको खुदाई करने वाले बताते हैं कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा कच्ची है, तो फिर आपको उसका बेसमेंट बनाना पड़ जाता है। और स्टार्टिंग में क्योंकि आपने बेसमेंट के लिए बजट ही नहीं रखा हुआ अपना, अगर आप बेसमेंट उस मकान का नहीं बनवाएंगे तो उसका नुकसान आपको ये होगा कि बुनियादें कच्ची रह जाएंगी और उससे इन फ्यूचर आपकी जो मकान है उसमें क्रैक्स आने का ख़तरा है। लेकिन अगर आप बेसमेंट बनवाते हैं तो फिर आपका खर्च ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मकान की तामीर शुरू करने से पहले अपने जो प्लाट है उसका सॉइल टेस्ट करवा लें ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर मिट्टी की क्या पोजीशन है, आया ये ठोस मिट्टी है या कि फिलिंग वाली है। और फिल करके मिट्टी बाहर से लाकर तो इस जगह को सीधा किया गया है और मकान की तामीर के लिए ये प्लाट सेल किया गया है। मिसाल के तौर पर आम तौर से जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ वो जो जगह खरीदती हैं वो ऊंची नीची होती हैं, तो वो उन्होंने एक ही लेवल में सारों को सेट करना होता है। तो उसके लिए वो फिर या बाज़ दफ़ा ऊंची जगहों से मिट्टी उठाकर तो गहरी जगहों पर फेंकवाते हैं ताकि लेवलिंग हो जाए, या फिर वो बाहर से मिट्टी मंगवा कर उस जगह की लेवलिंग करते हैं और फिर वहाँ पर प्लाट वगैरह बनाते हैं, स्ट्रीट्स वगैरह बनाते हैं और वो फिर सेल आउट की जाती हैं। आमतौर से जब लोग प्लाट खरीदते हैं तो वो फाइल लेते हैं और फिर उसकी किस्तें वगैरह अदा करने के बाद 2-3 साल के बाद उनको कब्जा मिलता है, तो उनको ये पता नहीं होता कि हमारा प्लाट किस जगह आएगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये मिट्टी यहाँ पर मजबूत है या कि फिलिंग वाले प्लाट हैं तो आपको हर सूरत सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कन्फर्म है कि यहाँ पर जो प्लाट की ज़मीन है वो मजबूत है तो फिर आपको इसके लिए सॉइल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सॉइल टेस्ट के बाद आपका जो आर्किटेक्ट है वो नक्शा बनाएगा और वो उसमें दीवारों की जो डेप्थ है वो आपको बताएगा कि आपने कितनी गहरी दीवारें लेकर जानी है अपनी डीपीसी की। और अगर आपने सॉइल टेस्ट नहीं करवाया और आपको कंफर्म है कि आपकी जो ज़मीन है प्लाट की वो पक्की है, गुज़िश्ता बहुत ज़्यादा अरसे से वो आप प्लाट आपकी नज़र में है, तो फिर आप 2 फुट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 फुट खुदाई उसकी करेंगे। अगर मजबूत मिट्टी है उसकी तो फिर 2 फुट ही काफ़ी है, लेकिन अगर आपको कोई शक शुबा पड़े खुदाई के दौरान आमतौर से पता चल जाता है तो फिर आप 2.5 फुट या 3 फुट उस बुनियाद को गहरा भी कर सकते हैं। लेकिन बुनियाद को बेमकसद गहरा करना भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब आप बुनियाद की खुदाई करते हैं तो आपने नीचे से मटेरियल अपना इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर कंक्रीट इस्तेमाल होगी, रेत, बजरी, सीमेंट और ईंटें वगैरह इस्तेमाल होंगी। तो ये सारा ये समझिए कि आपका ख़र्चा हो रहा है जो कि मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और नज़र नहीं आएगा। बुनियाद उतनी ही खुदाई करें जितनी कि वहाँ पर ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बुनियाद की खुदाई भी दरअसल पैसे का ज़िया होता है।
अभी बात कर लेते हैं नक्शे की। तो बाज़ लोग खुद ही नक्शा डिज़ाइन करके तो बना लेते हैं। दरअसल ये एक दुरुस्त अमल नहीं है। हमेशा नक्शा नवीस यानी जो आपका आर्किटेक्ट है उससे आप नक्शा बनवाएं और उसी से अप्रूव करवाएं, क्योंकि एक आम बंदा जो है वो इस तरह का नक्शा नहीं बना सकता जिस तरह के एक नक्शा नवीस नक्शा बनाता है, और उसके अंदर वो आपको बहुत सारी बचतें भी देता है। मिसाल के तौर पर सीवरेज के पाइप आपके अगर नक्शा नवीस बनाएगा तो वो उसमें लाइनें वगैरह आपको शो कर देगा, और वो कम से कम कोशिश करेगा कि कम से कम लाइन डले, और उसके साथ साथ कोई गलत लाइन भी ना हो, कम भी हो और गलत भी ना हो। अगर बंदा खुद अपनी तरफ से लाइनें डालने की कोशिश करेगा तो वो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी गलती कर दे कि मकान मुकम्मल तो हो गया लेकिन बाद में सीवरेज का प्रॉब्लम बन जाए घर के अंदर। इसी तरह वो सुई गैस के जो पाइप हैं उनको और पानी के जो पाइप हैं उनको, इसके साथ साथ वो आपको जो बिजली की तारें वगैरह हैं उनके भी ऐसा ट्रैक इस्तेमाल करेगा कि आपका खर्च कम से कम हो और कम ही पैसों के अंदर आपका मकान तामीर हो जाए। तो ये आपको बहुत बड़ी बचत है, जो कि बंदे को जब मुकम्मल मकान तैयार करने के बाद पता चलता है कि ये हमने मिस्टेक की हैं। इसलिए अगर आप नक्शे वाले से नक्शा बनवाएंगे और नक्शे के मुताबिक मकान तैयार करवाएंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बचत होने का इम्कान है। जब नक्शा बन जाए और आपने अपने प्लाट पर काम शुरू करवाना है तो ठेकेदार से ठेका वगैरह फाइनल होने के बाद सबसे पहला स्टेप आप अपने प्लाट की सफाई वगैरह करवा लें। अगर वहाँ पर कचरा वगैरह पड़ा हुआ है या कोई साथ मकान बना है उन्होंने कोई गंद वगैरह डाला हुआ है, रेत बजरी ईंटें वगैरह पड़ी हैं, तो आप किसी ट्रैक्टर वाले को कहकर पूरे प्लाट की अच्छे तरह से सफाई करवा लें, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह पर काम बहुत ही नफीस होता है और बिल्कुल उसके अंदर सेंटीमीटर्स का भी फ़र्क या इंचज़ का भी फ़र्क नहीं आता पैमाइश का। इसके बाद जब आपके प्लाट की सफाई हो जाए अच्छी तरह से तो उसके बाद फिर आप उसका एरिया पहले सबसे पहले निकालिए कि कहाँ से आपका प्लाट शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। फ्रंट से बैक तक और दाएं से बाएं तक तमाम आपका जो 4 कोने हैं वो पहले सबसे पहले तलाश कीजिए और वहाँ पर 4 सरिये ठुकवा लीजिए ताकि आपको अपने प्लाट की हदबंदी का अंदाज़ा हो जाए। इसके बाद एक डोरी लें और अपने प्लाट की जो मार्किंग है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ आप कर लें। मार्किंग में आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी दीवारें क्योंकि इसी मार्किंग के मुताबिक बनेंगी, खुदाई भी इसी मार्किंग के मुताबिक होगी, इसलिए ये मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पर कीजिए। जो आपकी दीवार का सेंट्रल पॉइंट है पहले वो निकालें और उससे फिर 1.5 फुट एक तरफ और 1.5 फुट दूसरी तरफ आपने उसकी खुदाई करनी है, यानी टोटल 3 फुट की आपकी बुनियादों की खुदाई हो जाएगी। एक तरीका खुदाई का है कि आप मज़दूर लगाकर उनसे खुदाई करवा लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सीवेशन मशीन के साथ आप अपने पूरे प्लाट की खुदाई करवा लेंगे और पूरी जो बुनियादें हैं वो नीचे से उठाएंगे और पूरा आपका जो प्लाट है वो ग्राउंड टाइप यानी बेसमेंट टाइप आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप दोनों में से कौन सा तरीका इख्तियार करें, या फिर जो भी सोसाइटी का रिकमेंडेड तरीका है जो नक्शे के मुताबिक है उसके मुताबिक आपको फिर काम करना पड़ेगा। जब खुदाई वगैरह मुकम्मल हो जाए तो एक मज़दूर के ज़रिए आप अपनी पूरी बुनियादों की जितनी भी उसमें कोई मट्टी कचरा वगैरह थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है वो अच्छे तरीके से झाड़ू वगैरह मरवा कर आप उसमें से पूरी मट्टी बाहर निकलवा दें और बिल्कुल बुनियादों को साफ़ सुथरा कर दीजिए। अभी बात करते हैं कि आपने बुनियादों की खुदाई कितनी करवानी है। बुनियादों की खुदाई अगर आपका प्लाट की जो मट्टी है वो मजबूत है तो 2 फुट तक कीजिए, और अगर थोड़ी आप समझते हैं कि थोड़ी मट्टी नरम आ रही है तो फिर 2.5 या 3 फुट तक आप बुनियाद को लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लाट फिलिंग वाला है तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पर खुदाई ज़्यादा करवानी पड़े और आपको अपने मकान की बेसमेंट ही बनवानी पड़ जाए। जब खुदाई वगैरह मुकम्मल हो जाए तो फिर आप डर्माइट का स्प्रे करवा लीजिए। इसके लिए टीम आपको बाज़ार से मिल जाती है जो कि आपको आकर पूरी बेसमेंट के अंदर पूरी खुदाइयों के अंदर आपको स्प्रे करके देंगे, और 5 मरले के घर के अंदर तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया वो आपसे चार्ज करेंगे, और 10 मरले का घर है अगर तो वो 12 से 15 हज़ार रुपये तकरीबन उस स्प्रे के आपको चार्ज करेंगे। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई कीड़े मकोड़े या दीमक वगैरह इन फ्यूचर आपके घर के अंदर नहीं आएगी। इससे जो अगला स्टेप है घर बनाने के लिए, अब आपकी बुनियाद की खुदाई हो चुकी है, आपने स्प्रे करवा दी है और इसके बाद आपने इसमें राफ्ट डालनी है। आमतौर से लोग राफ्ट डालते हैं, रोड़ी वगैरह ईंटों की कुटवा कर उसमें डाली और उस पर कंपैक्टर वगैरह मरवा दिया या डुरमट मरवा दिया, और उसके बाद ऊपर रेत और सीमेंट की एक 2 या 3 इंच की तह डाल दी, तो बस ये समझते हैं कि ये इससे उनकी बुनियाद तैयार हो गई है, जबकि ये प्रॉपर तरीका नहीं है। इससे ज़मीन के अंदर जो आपकी ये जो आपने डाला है वो मजबूती नहीं आती, उसमें पकड़ नहीं करती वो मट्टी के साथ।
इसका बेहतरीन हल ये है कि आप बजर लें, सीमेंट और रेत को मिक्सर मशीन के साथ मिक्स करके तो 9 इंच की आप इधर राफ्ट डालें। इससे आपकी जो बुनियाद है वो प्रॉपर अपनी जगह पर बैठेगी। और उसके बाद जब ये डाल लें तो साथ ही आप इस पर प्लेट कंपैक्टर वाले को बुलाकर वहाँ पर पूरा का पूरा उस राफ्ट के ऊपर प्लेट कंपैक्टर फिरवा दें। उससे ये होगा कि राफ्ट जो है आपकी ये जो बुनियाद है जो आपने डाला है मटेरियल वो सीधा हो जाएगा। और प्लस उसके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह हैं तो कंपैक्टर लगने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने जो राफ्ट डालनी है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो इसकी रेशो है वो आपने 1:8 करनी है। और इसमें आपने बजर इस्तेमाल करना है क्योंकि बजर मोटा होता है और उसके अंदर मजबूती ज़्यादा होती है और आपके मकान जो वज़न है वो इसी बुनियाद पर पड़ना है। इसलिए यहाँ पर ईंटों की रोड़ी इस्तेमाल करने के बजाय आप बजर इस्तेमाल करें और 1:8 की रेशो से उसको मिक्सर के साथ मिक्स करवाएं और उसके बाद यहाँ पर आप प्लेट कंपैक्टर चलवा दें। इतना भी आपने बांध तैयार करवाया है ये सारा यकजान हो जाए और मिट्टी के साथ ये मजबूती इख्तियार कर ले और सही अपनी प्रॉपर जगह पर बैठ जाए। दूसरा तरीका यह है कि अगर बिलफर्ज आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पर आप मकान बना रहे हैं उन्होंने अगर ये शर्त रखी हुई है कि आप बुनियादों के अंदर सरिया डालेंगे जो कि आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो फिर आपने सबसे पहले लीन डालनी है, यानी बजरी, रेत और सीमेंट मिक्स करवा कर तकरीबन 3 इंची की आप लीन डालेंगे जहाँ जहाँ पर आपकी दीवारें आएंगी। और इसकी चौड़ाई तकरीबन आपने 3 फुट रखनी है हर जगह। और उसके बाद फिर आपने उधर ऊपर उसके बाद स्टील फिक्सर आपका आकर सरिया बांधेगा और उस सरिये पर आपने 6 से 9 इंच की आपने राफ्ट डालनी है। जो लीन डालनी है वो उसकी रेशो होगी 1:8 की, लेकिन जो आपने ऊपर बेल्ट बनानी है उसकी रेशो आपने 1:4 की रखनी है। यानी प्रॉपर जो आपका लेंटर जिस तरह डालते हैं जितनी मजबूती उसके अंदर होती है इस बेल्ट के अंदर भी इतनी ही मजबूती आपने बनानी है। बीच में आपका सरिया भी पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ आपने 1:4 का जब मार डाल दिया तो ऐसा करने से आपके मकान की बुनियाद के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके तफसील के साथ बता दिए हैं कि अगर आपने अपने मकान की बुनियाद में स्टील इस्तेमाल करना है तो फिर आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, और अगर आपने स्टील इस्तेमाल नहीं करना तो फिर आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप जब दूसरे दिन बुनियाद की चुनाइयाँ शुरू करवाएंगे तो उससे पहले आपने अच्छी तरह इसको पानी डलवाना है। जो कल आपने बांध यहाँ पर डाला है, जो राफ्ट वगैरह डाली है, उसको अच्छी तरह से तफसील के साथ पानी से तराई देंगे। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप कम तराई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो आपने सुबह सुबह सबसे पहले उसको अच्छी तरह पानी देना है। क्योंकि अगर उसको पानी ना दिया गया और आपने बिलफर्ज इतना ही करके 2 दिन 3 दिन की ब्रेक लगाई और फिर चुनाइयाँ शुरू करवाएगा, क्योंकि पानी ना देने की वजह से सीमेंट के अंदर ताकत नहीं आएगी और दूसरा इसके क्रैक होने का भी ख़तरा है कि हो सकता है कि इसके अंदर क्रैक्स आने भी शुरू हो जाएँ। इसके बाद आपने अपने जो मकान है उसकी बुनियादों की चुनाइयाँ शुरू करवानी है। और जब चुनाइयाँ शुरू करवाएंगे तो इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो चुनाई है वो बिल्कुल दीवार अपनी एग्जैक्ट जगह पर आए और ख़ास तौर से जो आपकी साइडें हैं और बैक साइड है वो ऐसा ना हो कि वो जो चुनाई है वो आपकी साथ वाले प्लाट में निकल जाए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पहला रद्दा आपने 27 इंच का लगाना है और उसके बाद आपने 2 रद्दे ऊपर लगाने हैं 22.5 के। उसके बाद फिर आपने 2 रद्दे लगाने हैं 18 के, फिर 2 रद्दे 13 के, और उसके बाद जितने भी रद्दे बाकी बचें वो जहाँ तक आपने अपने मकान की हाइट लेकर जानी है वो 9 इंची के रद्दे लेकर आएंगे। और जिस जगह पर आपने क्लोज़ करना होगा वहाँ पर आप DPC डाल देंगे। DPC की जो मोटाई है कम से कम 3 इंच लाजमी होनी चाहिए। 2, 2.5 या 3 इंच रखी जाती है, लेकिन बेहतर है कि आप 3 इंच की ही मोटाई उसकी DPC की रखें, क्योंकि ये जो DPC है ये इसका तल्लक आपके मकान की जो सेम है जो मकान के अंदर आती है उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरा है। और अगर मिस्त्री लोग जान छुड़ाने के लिए 1 इंच या 1.5 इंच की डाल दें तो वो आपको मुतमईन कर देंगे, लेकिन आपने मुतमईन किसी सूरत भी नहीं होना। आपने स्टार्टिंग से ही ख्याल रखना है कि 3 इंच कम से कम उस DPC की जो कंक्रीट बनाकर वो ऊपर डालेंगे, जहाँ पर चुनाइयाँ उन्होंने एंड की है उधर 3 इंच की लाजमी उसकी हाइट होनी चाहिए। 3 इंच आपको कैसे पता चलेगा ये 3 इंच है? उसका बड़ा आसान तरीका है कि जो आपकी ईंट की हाइट होती है वो भी 3 इंच होती है, तो आप देख लें कि एक रद्दे के बराबर उसकी हाइट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि जब चुनाइयाँ हो रही होंगी
तो आपने वहाँ पर तराई का जो है वो खुसूसी ख्याल रखना है कि हर रोज़ सुबह काम शुरू करने से पहले तमाम ईंटों को जो लगी हुई हैं उनको भी अच्छे तरीके से तार करवाना है, और जो लगनी है उनको भी अच्छे तरीके से पानी की तराई करवानी है, ताकि वो जो सीमेंट के साथ और रेत के साथ अच्छी तरीके से मजबूती के साथ बैठ जाएं अपनी जगह पर। और जितनी ईंट तार होगी इतनी आपकी दीवार में मजबूती आएगी और इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस बहुत कम होंगे। आमतौर से जो लोग ठेका देकर मकान तैयार करवाते हैं उनमें ये बातें जो ठेकेदार हैं या जो मिस्त्री हैं वो नहीं रखते, और उसके नताइज फिर मालकान को जब घर मुकम्मल हो जाता है, जब वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको वो भुगतने पड़ते हैं लाइफ टाइम के लिए। और ये वो बातें हैं कि अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आपको इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जब आप घर में शिफ्ट होंगे तो किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। बाज़ लोग इस तरह भी करते हैं कि जिस जगह उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है, अपने मकान की DPC डालनी होती है, वहाँ पर वो प्रॉपर प्लिंथ बीम डाल देते हैं, यानी प्रॉपर स्टील फिक्सर को बुलाकर सरिया बंधवाते हैं, बीम बनाते हैं उसके, और उसके बाद तमाम शटरिंग वाला आकर उस जगह शटरिंग करता है, स्टील फिक्सर अपने बीम उस जगह पर रखता है, और उसके बाद मिक्सर मशीन वाला आकर वहाँ पर मिक्सिंग करके 1 to 4 का माल डालकर प्लिंथ बीम बना देगा। ये DPC के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मजबूत और पायदार चीज़ है। इससे आपके जो मकान है उसके अंदर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि मकान का जो दीवारों का जो बोझ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर किसी जगह से नीचे बुनियाद कमज़ोर भी रह गई है तो ये प्लिंथ बीम उसको काफ़ी हद तक सहार लेता है, जिसकी वजह से मकान की बुनियादों के अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आते। ये थी मकान की बुनियाद से मुतल्लिका स्टार्टिंग से लेकर DPC या प्लिंथ बीम डालने तक की तमाम मालूमात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर कोई बात आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस पर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।